तो हमारा लास्ट चैप्टर है पार्ट 1 का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाम से ही पता चल रहा है कि अब हमें वेव के बारे में पढ़ना है। वेव, और ऐसा वेव जिसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों हो। ऐसे वेव पढ़ने हैं जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों हो। ठीक है। क्लास 9th और क्लास 11th में पढ़ के आए हो। वेव का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा एनर्जी जो प्रोपोगेट करता है। वेव के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, वो जो कि प्रोपोगेट करते हैं हमारे। ठीक है। और उधर हम लोग पढ़े थे क्या, साउंड वेव। क्या हंस रही है? हाँ, साउंड वेव क्या होता है? जो साउंड से निकलता है वो साउंड वेव। ठीक है। वहां पे हम लोग पढ़े थे ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या था? जो परपेंडिकुलर चलता है प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जो साइनोसोडल बिहेवियर करके सेम डायरेक्शन में चलता है। वहां बताया गया था लाइट एनर्जी जो होती है हमारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और साउंड वेव जो होता है हमारा क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन ये करके चलता है हमारा। और लाइट वेव सीधा साइनोसोडल बिहेवियर शो करती है। और एक चीज और हम लोग पढ़े थे वहां पर कि साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और लाइट वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कुछ नहीं है, लाइट वेव ही है, जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं हमारे। जिस वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैटर वेव्स। ठीक है ना। जिसमें मीडियम की आवश्यकता होगी उसको हम लोग बोलेंगे मैटर वेव्स, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसको समझाने के लिए कई साइंटिस्ट ने यह बोला था कि सन से जो सनलाइट आ रही है हमारे पास वो मीडियम है। ईथर नाम का मीडियम बोला गया था। एटमॉस्फेयर में एक ईथर नाम का, ईथर या ईथर ही बोला गया था कि एक मीडियम है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से लाइट प्रोपोगेट होता है। बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कोई मीडियम नहीं है, लाइट वेव को कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल कर जाएगा। बट साउंड वेव के लिए हमें मीडियम चाहिए। अगर मैं यहाँ से एयर पार्टिकल को हटा के वैक्यूम लगा दूं, वैक्यूम कर दूं इसको मैं, तो मैं कितना भी तेज बोलूंगा तुम्हारे तक आवाज़ नहीं जाएगी। पता होगा आवाज़ जो निकलती है हमारे वोकल कार्ड से, यहाँ से निकलता है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो एयर क्या होता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन होकर के ट्रांसमिट होता है आगे तक। ये बात पढ़े हम लोग। बट साउंड वेव में ऐसा कुछ, साउंड वेव में ऐसा कुछ होता है, इलेक्ट्रिक ये अपना लाइट वेव में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सही है। अब हम लोग इस चैप्टर पे आते हैं, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बोलता है। हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 में कि अगर मैं कहीं पर भी करंट को वेरी करवाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कहीं पर अगर करंट वेरी कर रहा है, ठीक है, पढ़ाया गया था कि एक करंट कैरिंग, मान लो ये वायर है, इसमें चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। या किसी सर्कुलर क्वायल में भी यही सेम केस होता था हमारा। सर्कुलर क्वायल में अगर मैंने करंट को प्रोड्यूस कराया तो इसमें भी क्या होते थे, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती थी इस तरीके से करके, बनता था कि नहीं। तो सर हमको एक बात पता है कि किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में अगर मैं करंट को फ्लो करवाता हूं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब एक चीज बताना, करंट, किसी भी डिवाइस में अगर करंट प्रोड्यूस हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है, करंट किसकी वजह से आता है, ईएमएफ की वजह से आता है। ईएमएफ या पोटेंशियल की वजह से आता है। ईएमएफ बोलो चाहे पोटेंशियल बोलो, ईएमएफ या पोटेंशियल होगा तो करंट प्रोड्यूस कराएगा। सही है। और हमको एक बात पता है कि अगर कहीं पर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर फोर्स लगा होगा। मोशन हम लोग पढ़े हैं इस चीज को कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डेट मीन्स उसके ऊपर फोर्स लगाया गया होगा। तो हम लोग इसका थोड़ा सा और बैक लेकर के चलते हैं कि सर करंट प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से, ईएमएफ की वजह से। ईएमएफ ने एक्चुअल में क्या किया, एक्चुअल में ईएमएफ ने क्या किया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो बनाया। चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हैं कि अगर किसी भी डिवाइस पर मैं ईएमएफ लगाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आता है, फोर्स आता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। और एक और रिलेशन हम लोग पढ़े थे इक्यू पोटेंशियल में, अगर याद हो कि पोटेंशियल और फोर्स को हम लोग रिलेट करते थे वहां पर, ठीक है। जैसे W इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होगा। वर्क डन कितना होता है, पोटेंशियल पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और वर्क क्या होता है हमारा, कुछ नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं। यहां से मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब अगर कहीं पर भी पोटेंशियल का डिफरेंस आया है, कहीं पर पोटेंशियल का डिफरेंस आया है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कराएगा, एक फोर्स प्रोड्यूस कराएगा। फोर्स की वजह से क्या होगा, चार्जेज मोशन में आएंगे, और चार्ज अगर मोशन में आता है तो करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यही था पूरा स्टेप। अगर हम लोग पूरी कहानी को रिलेट करें तो यही स्टेप था हमारे पास कि सर मैंने ईएमएफ दिया, ईएमएफ ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से चार्ज मूव किया, चार्ज मूव करेगा तो करंट आएगा, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना। तो मैं यहां से शॉर्ट में बोल सकता हूं कि सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कराता है, मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करवाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। कहानी उसके पीछे समझ में आई, ये पूरा स्टेप उसके पीछे कहानी होती है, ठीक। उसके बाद लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में फैराडे और हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, फैराडे और हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर अगर मैं कहीं पर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रखता हूं तो उसकी वजह से भी करंट आएगा, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पर भी क्या होगा, ईएमएफ आएगा। अब अगेन ईएमएफ आया तो करंट वहां प्रोड्यूस होगा, लेकिन अब किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट। फैराडे एंड हेनरी का एक्सपेरिमेंट जो था, इसने क्या बताया कि अगर मैं कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा रहा हूं, मतलब डी फाइव बी बाई डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो क्या बनाता है, ईएमएफ बनाता है कि नहीं। ईएमएफ बनाया, इसका मतलब अगेन फोर्स आया, चार्जेज मोशन में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, फिर से फोर्स आएगा, और क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब इसको मैं डी पी बाई डी टी भी लिख सकता हूं कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके, ठीक है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं हम लोग इसको। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, समय के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आया फैराडे लॉ के हिसाब से, सही है। ईएमएफ आया कहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो फोर्स आया, फोर्स लगा तो चार्जेज मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज मूव किया तो करंट आ गया। तो यहां से हमको पता चल गया क्या कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करवा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्पेसिफिक बात किया जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब दिमाग में आया साइंटिस्ट लोगों के, ठीक है, मैक्सवेल थे, एम्पियर थे, ये लोग थे लोग। तो मैक्सवेल के दिमाग में क्या आया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो इसका उल्टा भी सही होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा। तो मैक्सवेल के दिमाग में आया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज कराऊं तो वही मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इसी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी एक्सपेरिमेंट में हमको पता चला डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट वहीं पर हमको पता चला था, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा हमने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं हम इसको, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा रहा है। तो वाइसे वर्सा भी सही होना चाहिए, उल्टा भी सही होना चाहिए। जैसे 2 + 2 4 है तो 4 को तोड़ने पे 2 + 2 मिलना चाहिए हमको, तो उल्टा भी सही होना चाहिए। यही दिमाग में लेकर के मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैक्सवेल का एक एक्सपेरिमेंट था जिससे हम लोगों को मिला था डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या मिला, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, बट सिलेबस में शायद नहीं था। ये सिलेबस में मैंने देखा था, ये था नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी निकाला जाएगा, और एक्सपेरिमेंट क्या था वो यहाँ पे समझो। एक्सपेरिमेंट क्या है उसको समझा दे रहा हूँ।
अब इन्हीं सारी चीजों को लेकर के मैक्सवेल ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया कैपेसिटर को लेकर के। कैपेसिटर को लेकर के मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। बस वो ये दिखाना चाह रहे थे कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज कराता हूं, जैसे अभी तक हमको पता था मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे। अब वो ये दिखाना चाह रहे थे कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करवाऊं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा वो एक्सपेरिमेंट करके मतलब उल्टा ये रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया था। ध्यान से समझना इस एक्सपेरिमेंट को। एक कैपेसिटर लिया उन्होंने और इसको उन्होंने लगाया एक डीसी सोर्स से। सबको पता है जैसे ही मैं यहां पे वोल्टेज दूंगा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। सबको ये बात पता है। सपोज करंट आई आ रहा है इसमें, इस करंट को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन करंट। आईसी का मतलब हुआ कंडक्शन करंट। इसको नाम दिया तो उन्होंने कंडक्शन करंट, क्योंकि ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, कंडक्शन करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। जो चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाता है, कि सबको पता है पोटेंशियल का डिफरेंस लगाऊंगा, बैटरी लगाऊंगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। इस करंट को उन्होंने नाम दिया कंडक्शन करंट का। ठीक है, अब यहां पर आओ जरा ध्यान से सुनना। जैसे ही चार्ज यहां से फ्लो करेगा, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर एक पॉजिटिव चार्ज आया, फिर एक नेगेटिव चार्ज आया। सर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ध्यान से सुनना। फिर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इसी तरह से करते करते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, और ये क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हम सबको पता है कैपेसिटर में एक बार में चार्जेस स्टोर नहीं होते हैं, बारी बारी से जाकर स्टोर होते हैं। पढ़े भी थे हम लोग, वर्क डन करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये दो चार्ज अब आ गए, तीसरा चार्ज अब चढ़ नहीं पाएगा, रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा मुझे। तीसरा चार्ज आया, चौथा आया, जब तीसरा चार्ज आएगा तो तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चौथा चार्ज आएगा तो चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां तक वो रिलेशन स्टेब्लिश कर लिए, इसीलिए कैपेसिटर को लिए थे वो। कैपेसिटर में ही हम लोग वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, कैपेसिटर के अंदर ही वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इसीलिए उन्होंने क्या लिया था, कैपेसिटर को लिया। यहां तक समझ में आता है, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने पढ़ा है दो लॉज, एक पढ़े हैं किरचॉफ करंट लॉ और एक पढ़े हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। हर जगह वैलिड होना चाहिए, हर जगह वैलिड होना चाहिए। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे केसीएल केवीएल पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में। केसीएल क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे सर जितना इनकमिंग करंट होता है उतना ही आउटगोइंग करंट होना चाहिए। यह बात हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होना चाहिए। लेकिन अगर तुम ध्यान दे रहे होगे तो इस वाले पर्टिकुलर जंक्शन पे देखो आ रहा है करंट कितना, लेकिन यहां से निकल रहा है क्या कोई करंट ना। इस वाले जंक्शन पे देखो जरा, निकल रहा है करंट कितना, लेकिन कोई इनकमिंग करंट है क्या, कोई इनकमिंग करंट नहीं है। तो क्या केसीएल यहां फेल किया कि नहीं, केसीएल यहां पे क्या कर गया, फेल कर गया। लेकिन ये सर्किट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब केसीएल वैलिड होना चाहिए। अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब केसीएल केवीएल वैलिड होना चाहिए था कि नहीं। अब इसी को वैलिड कराने के लिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बात बोली कि मैं मान लेता हूं कि यहां बीच में एक करंट जा रहा है, मैं मान लेता हूं कि एक करंट जा रहा है जिसकी वैल्यू मैथमेटिकली न्यूमेरिकली आईसी के ही बराबर है। क्योंकि हमको पता है किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा सर उतना ही करंट जाना भी चाहिए। अगर इस जंक्शन पे कंडक्शन करंट आईसी आ रहा है तो यहां से उतना ही वापस जाना भी चाहिए, बाहर भी निकलना चाहिए। तो इसी को बोला गया था डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि कंडक्शन का ही हम लोग क्या ले रहे हैं, फॉर्म ले रहे हैं, कंडक्शन का ही है। अब जरा ध्यान से सुनना है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक एक करंट जा रहा होगा इसके अंदर, तभी केसीएल वैलिड होगा। केसीएल को वैलिड कराने के लिए उन्होंने माना अपनी तरफ से कि यहां पर यहां से लेकर के यहां तक क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। दूसरी चीज,
अब एक आता है यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ भी फेल किया था, एम्पियर सर्किटल लॉ भी फेल कर गया। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता था? एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। पढ़े थे कि नहीं? यही पढ़ा गया था कि सर मैं कोई भी एक लूप लूंगा, उसके अंदर से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी उसका लाइन इंटीग्रल अगर लेते हैं तो वो आता है म्यू नॉट इंटू करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके अंदर से। ये आता था एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन सर वो भी चीज यहां फेल कर गई कि नहीं कर गई? देखो कैसे फेल कर गया। अगर तुम यहां पर कोई लूप लेते हो तो इस लूप से, ये लूप 1 मान लेता हूं मैं, इस लूप से तो वैलिड है हमारा फॉर लूप 1, फॉर लूप 1 मैं बोल सकता हूं कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकता हूं। और सबको पता है ये वायर है, वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती हैं, ये हम लोग पढ़ के आए हैं, एक्सपेरिमेंटली देखा भी था उन्होंने। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक चीज और देखा, क्या कि जैसे ही वो कंपास निडल को लेकर के आए और इसके बीच में रखे थे, कंपास निडल डिफ्लेक्ट किया था। जैसे ही कंपास निडल को लेकर के आया गया और इसके बिल्कुल बीचों बीच में रखा गया, कंपास निडल क्या किया? डिफ्लेक्ट किया। और हम सबको पता है कंपास निडल तभी डिफ्लेक्ट करता है जब उसके अंदर क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड आए। जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैं रखता हूं कंपास निडल को तभी वो डिफ्लेक्ट करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कंपास निडल हिलेगा भी नहीं। ये बात हमको पता है, ये बात हमको पहले से पता है। अगर यहां पे कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब इस बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अगर अभी फिलहाल में देखा जाए तो यहां पर मैं कोई लूप ले लेता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, यहां मैं कोई लूप ले लेता हूं, अगर सपोज करो यहां मैंने लूप लिया, इसको लूप 2 बोल देते हैं। फॉर लूप 2 क्या हो जाएगा? साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डी एल। कोई करंट फ्लो कर रहा है क्या? कोई करंट नहीं है सर, इसके अंदर कोई करंट नहीं है। पहले से तो पता चला हमको कि करंट चाहिए वहां पे, डिस्प्लेसमेंट। अभी फिर मैं मान के चल रहा हूं इसके अंदर कोई करंट तो चल नहीं रहा है। करंट यहां आया, यहां रुक गया, यहां से चला, बीच में कोई करंट नहीं है। तो क्या मैं इसको म्यू नॉट इंटू जीरो लिख सकता हूं? और ये जीरो हो गया तो यहां से क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? जीरो आएगी। लेकिन कंपास निडल हिला कि नहीं हिला? कंपास निडल हिला, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन मैथमेटिकली और अगर फॉर्मूला से अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आ कितना रहा है? जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं सर, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ करंट चल रहा होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। सही है। तो फिर वही चीज एम्पियर ने, मैक्सवेल ने क्या बोला कि सर दोनों के बीच में एक करंट चल रहा है जिसको हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट का, जो कि और कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी करंट को उन्होंने नाम दिया क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। आईडी इसका डेरिवेशन किया जाएगा, ये और कुछ नहीं होता है, डीई बाई डी होता है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट आया, रियलिटी में है नहीं, माना गया है इसको कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी है, क्योंकि मुझे केसीएल और एम्पियर सर्किटल लॉ को वैलिड रखना है। तो अगर इसको वैलिड रखना है तो इसके बीच में एक करंट आना जरूरी है, और अगर करंट नहीं आएगा तो केसीएल भी फेल करेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ भी फेल करेगा। लेकिन अगर आईडी में ला देता हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट में लेकर के आ जाता हूं उस कॉन्सेप्ट को, तो दोनों लॉज हमारे क्या हो जाएंगे? वैलिड हो जाएंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा किसका? डिस्प्लेसमेंट करंट का। और डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ और नहीं है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ना लिखकर क्या लिख देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देते हैं, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, क्योंकि एक एरिया से निकल रहा है कि नहीं। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे उधर क्या लिखते थे? डी फाई बी बाई डी टी लिखते थे, तो उसी को उल्टा बनाया गया डी फाई ई बाई डी टी। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहां दिख रहा है एक चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा, फिर अगला चार्ज आएगा वो अगला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा, फिर एक और चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेरी कर रही है समय के साथ। और सर केसीएल और एम्पियर सर्किटल लॉ को वैलिड रखने के लिए मुझे बीचों बीच एक करंट मानना पड़ेगा जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर होनी चाहिए? कंडक्शन
करंट के बराबर होनी चाहिए। तो इसी में बोला गया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ को बोला गया, एम्पियर साहब आपने जो बनाया था ये फॉर्मूला बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, यही फॉर्मूला बनाया था वो, जितना करंट फ्लो करेगा, इसमें आप एक चेंज कर दीजिए। आपका जो लॉ बनाया गया था, जो फॉर्मूला आपने बनाया था वो कंप्लीट नहीं है, इसी में चेंज किया गया क्या कि एक्चुअल में एम्पियर सर्किटल लॉ को ऐसे लिखना चाहिए था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए था। ये अब कंप्लीट एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसी को हम नाम देते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या देते हैं इसको नाम? मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया गया बाय एडिंग अ फैक्टर आईडी, आईडी को ऐड किया गया। अब ध्यान से सुनना, मैं कहीं पर भी इस वायर में कहीं पर भी मैं लूप लेता हूं, यहां पे मान लो मैंने लूप लिया है, तो आईडी की वैल्यू कितनी है? यहां पे 0 है, आईडी यहां 0 है ना, आईडी तो यहां पे फ्लो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट कहां फ्लो कर रहा है? बीचों बीच, तो यहां पे आईडी की वैल्यू 0 है, मैं 0 पुट कर दूंगा। म्यू नॉट आईसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैलिड है। इस बीच में लूप में लूंगा तो आईसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? क्योंकि एक्चुअल में कोई करंट यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है। कंडक्शन करंट बस इतना याद रखो, ये तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। कंडक्शन का मतलब यही हुआ, ठीक है। यहां पर सर आईसी की वैल्यू 0 है, तो इसको मैं 0 पुट करूंगा तो सिर्फ आईडी बचेगा कि नहीं बचेगा? अभी भी वैलिड हो गया लो। फिर वापस यहां पर आएंगे, इधर कोई लूप लेता हूं मैं, आईडी की वैल्यू 0, आईसी है, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो अब क्या हो गया? ये लॉ वैलिड हो गया कि नहीं? एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड हो चुका है। केसीएल की बात करें, आईसी आया आईडी गया, आईडी आया आईसी गया, वैलिड हो गया कि नहीं हो गया? और न्यूमेरिकली आईसी और आईडी की वैल्यू क्या होती है हमारी? बराबर होती है। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो केसीएल अगेन फेल कर जाएगा, क्योंकि इनकमिंग करंट मस्ट बी बराबर टू आउटगोइंग करंट, ये बात हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी डिस्प्लेसमेंट करंट की, और बेसिक था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो यहां से अब हम लोग एक बात जान सकते हैं क्या कि सर, और फिर इसी में थे हर्ज का एक्सपेरिमेंट हुआ था। हर्ज ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि 2 कैपेसिटर प्लेट ऐसे लिए थे उन्होंने, मीन 2 प्लेट लिए थे, ऐसे उसको लगाया था, और यहां पर क्या रखा था? एक डिटेक्ट करने के लिए रखा था, अलार्म टाइप का घंटी लगाया हुआ था। यहां पे जैसे ही करंट को फ्लो कराया था, यहां पे ये बेल बजने लगा था, आवाज प्रोड्यूस हुई थी यहाँ पे। तो पता चला कि सर यहाँ पे जैसे ही मैंने करंट को फ्लो करवाया, तो यहाँ से कुछ न कुछ ऐसा निकला है जो यहाँ पर आकर के इस साउंड डिवाइस को हिट किया, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वो विजिबल नहीं था। जैसे यहाँ से कोई एक ऐसी एनर्जी निकली है जो यहाँ पर आकर के इस डिवाइस को हिट किया, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ था। साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई चीज हिट करेगी आकर के, ठीक है, उसको वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराए। तो यहाँ से कोई एक ऐसी एनर्जी निकली थी जो यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराई है, लेकिन दिखा नहीं, वो दिखा नहीं था। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग खड़े हैं ग्रेविटी फील्ड में, हमें दिखता नहीं है कि कोई पकड़ के हमें चला रहा है, बट हम लोग खड़े हैं, सही है। तो इनविजिबल एनर्जी है वहां पे कोई ना कोई, उसी को बोला गया बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसी को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो अपने साथ एनर्जी लेकर के चलती है, और इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ था हमारा, ठीक है। ये हर्ज का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस रिलेशन को एस्टेब्लिश भी किया था। तो EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर तुमसे कोई पूछे एक्सपेरिमेंट करके किसने एस्टेब्लिश किया रिलेशन को, तो हर्ज ने किया था। और डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आती है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बहुत बढ़िया।